गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेकर आया हूँ CMED में नेक्स्ट लेक्चर है आपका। और हम पब्लिक वर्क अकाउंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो एक एग्ज़ाम्पल के दौरान हमें समझाया जा रहा है लेखा और अभिलेख के बारे में। राजकीय पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश में स्थापना के वेतन के व्यय का लेखा शीर्षक निम्न प्रकार रहेगा। जैसे मुख्य शीर्षक तकनीकी शिक्षा 2203, उप मुख्य शीर्षक लघु शीर्षक पॉलिटेक्निक 105, उप शीर्षक सामान्य पॉलिटेक्निक 1, विस्तृत शीर्षक मानक मद वेतन 1। तो 220300105010100001 मुख्य, उपमुख्य, लघु, उप, विस्तृत एवं मद। शीर्षक पद्धति पर लेखा रखने की लाभ। एडवांटेजेस ऑफ कीपिंग द अकाउंट्स हेड वाइज। शीर्षक पद्धति के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। जैसे लेखा अधिकारी लेखा पत्रों पर अधिक प्रभावकारी नियंत्रण रख सकता है। किसी भी कार्य के लिए अनुदान राशि तथा खर्च का तुरंत पता लग जाता है। ठीक। तथा ओवरड्राफ्ट की स्थिति नहीं आती। कार्य की प्रगति का सही अंकन किया जा सकता है। सामग्री तथा श्रमिकों के शीर्षक में किया गया व्यय स्पष्ट दिखाई पड़ता है। शीर्षक पद्धति अपनाने से आवंटित धन का बंटवारा नियंत्रित रहता है। उत्तम लागत नियंत्रण संभव हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारे एडवांटेज थे अकाउंट्स हेड वाइज के। फिर है लोक निर्माण विभाग में लेखा पद्धति की आवश्यकता। नेसेसिटी ऑफ कीपिंग अकाउंट इन PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जनहित में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य जैसे भवन भी बनाता है। ठीक। सड़कें भी बनाता है, पुल भी बनाता है, नलकूप भी, नहरें भी, बांध भी, जल भंडारण, टंकियां, पेयजल पूर्ति, जलमल का निपटान, स्वच्छता प्रणाली, विद्युत गृह संरक्षण, लाइनें इत्यादि। तो इन सभी चीज़ों का जो निर्माण होता है वो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट करता है। इनका अनुरक्षण व मरम्मत, ठीक है, मरम्मतें संपन्न करता है। इन कार्यों पर जनता का करोड़ों का रुपए खत्म होता है। कितना? करोड़ों का रुपए खत्म होता है प्रति वर्ष, क्योंकि इन कार्यों पर जनता का धन लगता है। अतः इसका विधिवत लेखा रखना अति आवश्यक है ताकि जनता को विश्वास रहे कि करों के रूप में उनसे वसूला गया पैसा सरकार द्वारा उचित व न्याय संगत ढंग से व्यय हो रहा है। अन्य विभागों की भांति सरकार ने लोक निर्माण विभाग में अनेक स्तर पर लेखाकार व लेखा लिपिक नियुक्त किए हैं जो महालेखाकार के अधीन होते हैं। हुए भी लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को लेखा संबंधी अपनी विशिष्ट राय मत मार्गदर्शन देते हैं, जबकि सभी नगद राशि का लेन देन राजकीय कोषागार स्टेट बैंक द्वारा होता है। लोक निर्माण विभाग का संगठन। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट क्या होता है? देश के भीतर कानून एवं व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के अतिरिक्त सरकार का दायित्व है कि वह जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखे। इसके लिए सभी सरकारें अनेक सार्वजनिक जनहित कार्य का निर्माण कराती हैं तथा उनको लाभप्रद दशा में बनाए रखने का प्रबंध करती हैं। सार्वजनिक हित के कार्यों के अंतर्गत बहुत से निर्माण आते हैं, जैसे सरकारी कार्यालय, विद्यालय, डाक बंगले, विश्राम गृह, अस्पताल, स्टेशन, बस अड्डे, स्टेडियम, आवासीय भवन, नहरें, सड़कें, रेल मार्ग, विमानपथ, सुरंगें, पुल, पुलियाँ, बांध, जल आपूर्ति, सीवर प्रणाली, विद्युत गृह, बाढ़ व सूखा राहत कार्य इत्यादि। तो ये सब हमारे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं।
सार्वजनिक कार्यों का निर्माण कराने के लिए सरकार ने विशेष तौर पर इंजीनियरिंग विभाग स्थापित कर रखे हैं। इस विभाग को सार्वजनिक निर्माण विभाग अथवा लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी कहते हैं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सेंट्रल पीडब्ल्यूडी केंद्र सरकार के अधीन होता है। प्रदेशों के विभाग प्रदेशीय लोक निर्माण विभाग अथवा पीडब्ल्यूडी कहलाते हैं। प्रदेश का नाम पहले लगाया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग यूपीपीडब्ल्यूडी। सैनिक निर्माण के लिए सेना संगठन का सैनिक इंजीनियर सेवा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES का नाम अलग विभाग है। लोक निर्माण विभाग की निर्माण कार्यों के प्रकार के अनुसार अनेक शाखाएं हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनहित निर्माण कार्य अब इतने अधिक बढ़ गए हैं कि शाखा कहे जाने वाले दफ्तर अब पूर्णतः विकसित एवं स्वतंत्र विभाग बना दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण कार्यों से संबंधित मुख्य विभाग निम्नलिखित हैं। पहला, पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग एंड रोड्स। यह विभाग सभी सरकारी भवनों, आवासों, सड़कों तथा पुलियों का निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य करता है। इसे संक्षेप में पीडब्ल्यूडी कहते हैं। पहले यह विभाग बड़े पुलों का निर्माण कार्य करता था, परंतु अब इसके लिए अलग से सेतु निर्माण निगम बना दिया गया है। पहले सिंचाई, विद्युत तथा जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग भी लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आते थे, परंतु अब ये पूर्णतः अलग अलग विभाग है। ठीक है। सिंचाई विभाग, इरिगेशन हमारा जो डिपार्टमेंट है वो अलग है। यह विभाग क्या करता है? सिंचाई विभाग क्या करता है? सिंचाई विभाग इरिगेशन, यह विभाग सिंचाई, नहरों, बरसाती नालों, इनसे संबंधित कार्य जैसे बांध, बैराज, जल सेतु, प्रपात, नियंत्रक इत्यादि के निर्माण तथा अनुरक्षण का कार्य देखता है। यह नहरी पानी का लेखा जोखा भी रखता है। सरकारी लेखों में यह विभाग सबसे बड़ा तथा मुख्य माना जाता है, क्योंकि राज्य के लिए सबसे अधिक राजस्व अर्जित करता है। फिर है विद्युत परिषद, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये हमारा यह विभाग सार्वजनिक क्षेत्र में विद्युत के उत्पादन तथा वितरण का कार्य करता है और इससे संबंधित सभी निर्माण कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। विद्युत परिषद पहले विद्युत शाखा के नाम से जानी जाती थी और पीडब्ल्यूडी का एक घटक थी। प्रबंधन की दृष्टि से इस विभाग को अब उत्पादन, वितरण तथा अनुरक्षण 3 अलग विभागों में विभाजित कर दिया गया है और इसके निजी क्षेत्र को सौंप देने की भी बात चल रही है। जैसे जल निगम, वाटर कॉरपोरेशन, यह विभाग पहले स्वायत्ता शासन इंजीनियर विभाग, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंजीनियर डिपार्टमेंट LSGD कहलाता था और स्थानीय निकायों तथा नगर पालिकाओं के जन स्वास्थ्य संबंधी इंजीनियर निर्माण कार्य करता था। अब यह निगम परिवर्तित कर दिया गया है। जल निगम नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, दूषित जल निकासी एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों का निर्माण करता है। सेतु निर्माण निगम, ब्रिज कॉरपोरेशन, यह विभाग पहले लोक निर्माण विभाग का एक घटक था, जिसे अब निगम का रूप देकर सभी बड़े बड़े पुलों का निर्माण कार्य सौंप दिया गया है। वास्तव में यह अब एक व्यावसायिक संस्थान है जो सरकारी ठेका एजेंसी के रूप में उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में कार्य कर रहा है। नलकूप निगम, ट्यूबवेल कॉरपोरेशन, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पर नलकूप खोदने के लिए यह निगम बनाया गया है। इसका कार्य सामान्यतः सिंचाई विभाग जैसा होता है। 7 नंबर है आवास एवं विकास परिषद, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। नगरों में जटिल आवासीय समस्या को हल करने के लिए बड़े पैमाने पर सभी वर्गों के लिए आवास निर्माण करने के तथा
तथा भूखंड उपलब्ध कराने के लिए आवास एवं विकास परिषद का संगठन किया गया है, जिसकी शाखाएं सभी महानगरों एवं नगरों में स्थापित होती जा रही हैं। आवास एवं विकास परिषद एक प्रकार से सरकारी व्यावसायिक संस्था है जो आम जनता के लिए जमीन अधिग्रहण करने से लेकर मकान तैयार करने तक सभी कार्य संपन्न करती है। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट, यह विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, नालियों, पुलियों, खरंजों, स्वास्थ्य केंद्र, पाठशालाओं, पंचायती भवनों इत्यादि का निर्माण कार्य देखता है। ठीक, नंबर 8 में ही है हमारा, उपर्युक्त के अतिरिक्त नगरों में विकास प्राधिकरण, डेवलपमेंट अथॉरिटी तथा नगर पालिकाएँ, म्यूनिसिपैलिटी भी जनहित के अनेक कार्य करती है। इन संस्थानों की कार्यपद्धति सार्वजनिक निर्माण विभाग से मिलती जुलती है और यह उसी से मार्गदर्शन प्राप्त करती है। ऊपर वर्णित सभी विभाग प्रकार की दृष्टि से लोक निर्माण विभाग ही हैं, परंतु भवन एवं सड़क विभाग को ही लोक निर्माण विभाग PWD कहते हैं। अन्य सभी विभाग अपने विभागीय नाम से पुकारे जाते हैं। यह सभी विभाग केंद्र तथा राज्यों में किसी न किसी रूप में कार्य कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों के लोक निर्माण विभाग उचित पहचान के लिए उनके नाम से पहले उस राज्य का नाम भी लिखा जाता है। PWD सभी राज्यों में अवेलेबल होता है, तो हम जब उस PWD लोक निर्माण विभाग के बारे में जानते हैं तो उसके शहर के नाम से हमें अवगत होना होता है। यह सभी विभाग केंद्र तथा राज्यों में किसी न किसी रूप में कार्य कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों के लोक निर्माण विभाग की उचित पहचान के लिए उनके नाम से पहले उनके राज्य का नाम भी लिखा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश जल निगम लोक निर्माण विभाग, जो वास्तव में इंजीनियरिंग विभाग है, में इंजीनियरों की मुख्य भूमिका रहती है। हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो फर्स्ट थिंक में रहते हैं, क्योंकि सभी प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए करने में यही वर्ग सक्षम है। सभी सार्वजनिक निर्माण विभागों में प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों रुपए निर्माण तथा अनुरक्षण कार्यों पर व्यय किए जाते हैं। इन विभागों के कार्यकलापों, गतिविधियों तथा लेखों को नियमित तथा नियंत्रित करना अति आवश्यक है, ताकि जनता के पैसों का कहीं कोई दुरुपयोग ना हो। इसी कारण इंजीनियरों को आय व्यय तथा लेखा संबंधी आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। दक्ष इंजीनियर वही है जो अपने तकनीकी ज्ञान के साथ साथ प्रशासनिक तथा लेखा संबंधी ज्ञान भी रखता हो। तो ये इंजीनियर का मुख्य पार्ट होता है। सेटअप ऑफ PWD संगठन। अब हम सेटअप करेंगे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का। तो लोक निर्माण विभाग मुख्यतः एक इंजीनियरिंग विभाग है, क्योंकि इस विभाग की सभी गतिविधियों, कार्यकलापों, निर्माण, निरीक्षण, अनुरक्षण, प्रशासनिक सीधे तौर पर इंजीनियरों के नियंत्रण में रहता है। इंजीनियरिंग विभाग का संगठन निम्नलिखित पद्धति पर किया गया है। गणतंत्र प्रणाली में अन्य विभागों की भांति यह विभाग भी मंत्री महोदय के अधीन होता है, जो अपने प्रशासनिक सचिव द्वारा विभाग की गतिविधियों को दिशा प्रदान करता है। मंत्रालय विभाग के लिए नीतियां बनाता है तथा विभिन्न योजनाओं के खर्च की अनुमति प्रदान करता है। यह अनुमति शासकीय स्वीकृत गवर्नमेंट अप्रूवल कहलाती है और बगैर शासकीय स्वीकृति के विभाग कोई व्यय नहीं कर सकता। और लोक निर्माण विभाग की सोपना निम्न दर्शाई गई है, जैसे कि हमारा मुख्य अभियंता चीफ इंजीनियर
प्रदेश स्टेट। अधीक्षण अभियंता सुपरिटेंडिंग इंजीनियर वृत्त या सर्किल। अधिशासी अभियंता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खंड डिवीज़न। सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर उपखंड सब डिवीज़न। अवर अभियंता जूनियर इंजीनियर अनुखंड सेक्शन। ठीक। इंजीनियरिंग विभाग में मुख्य अभियंता विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है, जबकि अवर अभियंता इस सोपान का सबसे नीचे का अधिकारी होता है। बड़े प्रदेशों में कार्य को देखते हुए एक से अधिक मुख्य अभियंता नियुक्त किए गए जाते हैं, जिनके ऊपर प्रमुख अभियंता चीफ इंजीनियर, ठीक है, के पद पर सर्जन किया जाता है। एक अभियंता अपने ज्येष्ठ से यानी अपने बड़े से आवश्यक निर्देश प्राप्त करता है और कार्यान्वयन हेतु अपने अधीनस्थ अभियंता को पारित कर देता है। इस संबंध में वह अपने अधीनस्थ का उचित मार्गदर्शन भी करता है। अवर अभियंता मौके का अराजपत्रित अधिकारी कहलाता है, जो निर्माण कार्य पर पूरे समय के लिए उपस्थित रहता है। मुख्य अभियंता तथा अधीक्षण अभियंता विभाग के प्रशासनिक अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कहलाते हैं। यह विभाग का सामान्य प्रशासन देखते हैं और निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हैं। अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता तथा अवर अभियंता प्रत्यक्ष रूप में निर्माण तथा अनुरक्षण कार्यों से संबंधित होते हैं और ये अधिकारी कार्यों के निर्माण, प्रबंध, प्रगति, गुणवत्ता, भुगतान इत्यादि के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन्हें कार्यपालक अधिकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभाग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को हमने निम्न प्रकार विभाजित किया है। पहला होता है हमारा विभाग। सामान्यतः एक विभाग का कार्य क्षेत्र उस राज्य की भौगोलिक सीमाओं तक फैला रहता है और वह उस राज्य के अंतर्गत स्थित प्रस्तावित सभी संबंधित निर्माण कार्यों पर नियंत्रण रखता है। लोक निर्माण विभाग का अध्यक्ष मुख्य अभियंता चीफ इंजीनियर सीई होता है। सामान्यतः मुख्य अभियंता संबंधी इंजीनियर में स्नातक होता है और निचले पदों से पदोन्नति करता हुआ इस पद पर पहुंचता है। मुख्य अभियंता विभाग के कार्य संचालन के लिए प्रदेश के शासन के प्रति उत्तरदायी होता है। यह विभाग का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी भी होता है और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर उस राज्य की राजधानी में होता है और बड़ी परियोजनाओं पर प्रत्येक परियोजना के लिए अलग से मुख्य अभियंता नियुक्त किए जाते हैं तथा इनका प्रभारी मुख्य अभियंता या इंजीनियर इन चीफ इंजीनियर कहलाता है। जब विभाग में कार्य अधिक होता है तो अतिरिक्त मुख्य अभियंता एडिशनल चीफ इंजीनियर तथा उप मुख्य अभियंताओं डिप्टी चीफ इंजीनियर की नियुक्ति की जाती है। क्षेत्रीय स्तर पर एक मुख्य अभियंता के अधीन कई अधीक्षण अभियंता होते हैं। वृत्त या मंडल सर्किल्स। एक मुख्य अभियंता प्रभावी ढंग से पूरे प्रदेश के कार्यों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, अतः कार्य के हित में प्रदेश को अनेक वृत्तों मंडल में बांट दिया जाता है। वृत्त का मुख्य अधिकारी अधीक्षण अभियंता सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ऐसी कहलाता है। अधीक्षण अभियंता अपने वृत्त का प्रशासनिक अधिकारी भी होता है। यह वृत्त में होने वाले कार्यकलापों का ब्यौरा समय समय पर मुख्य अभियंता को भेजता है। एक अधीक्षण अभियंता के नीचे 3 से 5 अधिशासी अभियंता होते हैं और वृत्त का मुख्य कार्यालय जिला मुकाम अथवा कमिश्नरी पर रखा जाता है। ठीक। खंड डिवीज़न। खंड डिवीज़न क्या होता है? आवश्यकता अनुसार एक वृत्त में 3 से 5 खंड होते हैं।
खंड का मुख्य अधिकारी अधिशासी अभियंता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अथवा खंड अभियंता डिविजनल इंजीनियर होता है। इसे एक्सियन के संक्षिप्त नाम से भी जाना जाता है। खंड लोक निर्माण विभाग की कार्यपालन इकाई एग्जीक्यूटिव यूनिट होती है और अधिशासी अभियंता अपने खंड के सभी पुराने तथा नए कार्यों के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक। और यह खंड का आहरण एवं वितरण ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग अधिकारी भी होता है और इसे वित्तीय अधिकार फाइनेंशियल पावर भी प्राप्त होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, खंड तक हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।